हेलो जी, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार फिर से एक नए वन शॉट में आपका स्वागत है। और इस वन शॉट के अंदर हम लोग आपके करने वाले हैं जो आपके प्रश्नावली है पूरी पहली 1.1 और 1.2 वास्तविक संख्या को वन शॉट के अंदर खत्म करने वाले। एक भी क्वेश्चंस, एक भी एग्जाम्पल को हम लोग नहीं छोड़ने वाले। पूरी फ्रेम आपके लिए तैयार होने वाली है। पहली क्लास हमने ली थी आपके वन शॉट थ्योरी के बाद शाम को हम लोग लाइव आए थे। और लाइव में ये जो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हमने एकदम बेहतरीन तरीके से शानदार लेवल तक राजस्थान बोर्ड में जो सवाल आ सकते हैं, जिस प्रकार के बन सकते हैं, सारे हमने बना लिए हैं। और आज की जो क्लास होने वाली है इन 2 नंबर के लिए होने वाली है कि 2 नंबर का क्वेश्चन कैसा आ सकता है और कैसा नहीं आ सकता है। 2 नंबर क्वेश्चंस के लिए हम लोग पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी का, चाहे इसमें 2 नंबर का है चाहे 1 नंबर का है, एनसीईआरटी का एक भी सवाल हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो इंपॉर्टेंट है बढ़िया तरीके से हम लोग करेंगे। जैसे शुरुआत कर रहा हूँ प्रश्नावली 1.1 से, वन शॉट के अंदर करवाऊंगा 1.1 और 1.2 को पूरा। 1.1 का उदाहरण नंबर 2 कह रहा है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बोर्ड में कैसे लिखना है, कैसे काम करना, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ सब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इधर हम लोग इसका आंसर लिखना चाहेंगे। और जब भी आप लोग आंसर लिखनेंगे तो पहले आपको जो भी विधि दी गई है उस विधि का नाम लिखेंगे। आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या लिखेंगे आप लोग? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले जो 2 संख्याएं आपको दे रखी है उनके हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। धैर्य से पहले सुने, हर चीज को समझें, कैसे कार्य करता है, कैसे प्रोसेस चलेगा, फिर जाकर क्वेश्चन से एक समझ लोगे एचसीएफ और एलसीएम का, माइंड में रखोगे, इस तरीके से मेथड चलता है तो कोई सवाल गलत होगा नहीं आपका। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम हम लोग याद करेंगे। तो पहले हमारे पास एक संख्या आएगी 6। तो 6 में 2 का भाग जाएगा साहब, बिल्कुल साहब। कितनी बार जाएगा साहब? 3 बार। और 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, फिर हमारे सामने एक संख्या आएगी 20। कौन सी संख्या आपके पास? 20। तो 20 में 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग जाते कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 में वापस 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल साहब। कितनी बार? 5 बार। और 5 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है। ठीक है, आप लिखोगे चूंकि। क्या लिखोगे? चूंकि ये जो 6 है इसको लिखने का तरीका हो गया 2 की घात 1, 3 की घात 1। और ये जो 20 है इसको लिखने का तरीका हो गया 2 की घात 2 और 5 की घात कितनी? 1। यहां तक तो आपको समझ में आना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम बाद की बात है, पहले अभाज्य गुणनखंड आपको आने चाहिए। तो छोटी छोटी क्लासों में हम लोगों ने पढ़े हैं। 6 को हमने लिख दिया 2 की घात 1, 3 की घात 1। 20 को हमने लिख दिया 2 की घात 2 और 5 की घात 1। ठीक है, अब यहां से मुझे निकालना है एचसीएफ। पहले आप लिखोगे अतः एचसीएफ 6 तथा 20 का। अब मैंने ये ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं, कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं जो एचसीएफ निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं इस 6 और 20 का। एचसीएफ किसका निकाल रहा हूं? 6 और 20 का। जितना सवाल में पूछा गया उतने हम लोग जवाब देंगे। कोई सत्यता की जांच नहीं बोलेगी तो हम लोग नहीं करेंगे। एचसीएफ क्या बताया था बेटा? एचसीएफ बताया था उभयनिष्ठ संख्या। तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो उभयनिष्ठ संख्या तो कौन होगी? 2। कौन होगी? 2। क्योंकि 3 यहां पर है लेकिन 3 यहां पर नहीं है, तो ये तो उभयनिष्ठ नहीं है। 5 यहां पर है लेकिन 5 यहां पर नहीं है, ये उभयनिष्ठ नहीं है। जितनी संख्या आएगी सब जगह सेम शक्ल दिखाई दे उसको उभयनिष्ठ बोला जाता है। उभयनिष्ठ संख्या ली और इस उभयनिष्ठ संख्या की सबसे कम घात लेनी है। तो उभयनिष्ठ संख्या की यहां 2 की घात 1 है, यहां 2 की घात कितनी है? 2। तो कम कितनी? 2 की घात 1। और 2 की घात 1 का मतलब उत्तर कितना हो गया? 2 हो गया। 2 की घात 1 का मतलब उत्तर कितना हो गया? 2 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं है? अब इसका निकालना आपको एलसीएम। क्या निकालना? इसका एलसीएम निकालना 6 तथा 20 का। क्या निकालना है? 6 तथा 20 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम में जो संख्याएं आपने काम में ली सारी लेनी। तो अभाज्य गुणनखंड हमने 2 भी काम में लिया, 3 भी काम में लिया और 5 भी काम में लिया। इसके अलावा कोई संख्या काम में नहीं ली। आपको सिर्फ 2 बार आया ना, नहीं लेना है। 2 एक बार ही काउंट होगा। 3 ले लिया, 5 ले लिया। अब ये जो संख्या सभी ली है इनकी आपको लगानी अधिकतम घातांक। क्या लगानी? अधिकतम घातांक। तो 2 की यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम कितनी होगी? 2। 3 की अधिकतम 1 है, न्यूनतम भी 1 है, 3 की तो 1 ही लगेगी। 5 की कितनी लगेगी? 1। 2 की घात 2 का मतलब 4 गुणा, ये हो गया 15। उत्तर कितना आ गया? 60।
उत्तर कितना आ गया 60। मिला लो साहब उत्तर, मिला लो। इस उत्तर को आराम से मिला सकते हो एनसीईआरटी में। मैंने किस हिसाब से करवाया, एनसीईआरटी ने किस हिसाब से करवाया, फर्क देख सकते हो आप लोग। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बताओ। जब भी एचसीएफ और एलसीएम पूछे, जितनी संख्याओं का पूछे, या तो 2 संख्याओं का पूछेगा या 3 संख्याओं का पूछेगा। आपका एक ही काम है, पहले अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग लगाओ, 3 का लगाओ, 5 का लगाओ, 7 का लगाओ। भाग प्रोसेस के हिसाब से होगा, पहले छोटी संख्या का भाग लगेगा, फिर बढ़ते जाएगी संख्या। ठीक है, भाग लगाए, फिर उनको अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखो। तो इस प्रकार से हम घातों के रूप में लिखेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो शकल दिखाई दे रही है उसमें उभयनिष्ठ संख्या। तो इसमें 2 एक ऐसी संख्या है जो ऊपर भी है नीचे भी है, दबदबा है इसका, तो 2 आपने लिया। अब 2 की यहाँ घात 2 है, यहाँ कितनी है 1। आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि 1 लूं या 2 लूं 2 की घात। तो एचसीएफ में लेना होता है न्यूनतम घातांक, छोटी वाली घात। तो 2 की घात 1 मतलब 2। एलसीएम में सभी संख्या, तो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 3 भी और 5 भी है। इसकी कौन सी घातांक, ज्यादा वाली घात, सबसे ज्यादा वाली। एलसीएम मतलब ज्यादा वाली। 2 की घात 2, 3 की घात बेचारे की 1 ही आई है तो 1 ही लोगे, अधिकतम कितनी 1 ही है। 5 की भी कितनी 1। 2 की घात 2 का मतलब 4, 5 को 3 से गुणा करोगे 15, और 15 को जब 4 से गुणा करोगे उत्तर आ जाएगा 60। ये इसका फाइनल उत्तर है जो सवाल में आपसे पूछा गया। 1.1 का उदाहरण नंबर 2। मैं वन शॉट में बता दूं, सारी चीजें वन शॉट में नहीं होगी, वन शॉट में होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और मैंने आपको बोला आप इनको पढ़ लो, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आप यहां से पढ़ के चले जाओ, बेड़ा पार है आपका, आपको कोई रोकने वाला नहीं है अच्छे नंबर लाने से। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, मुझे तो ये बात बता दो। मैं अलग अलग मेंशन करूंगा 1.1 की कौन सी चीज़ है, 1.2 की कौन सी क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, सारी की सारी आपके साथ बताओ। और वन शॉट चाहे 2 घंटे का हो, चाहे घंटे भर का हो, चाहे 40 मिनट का हो, चाहे 45 मिनट का। इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को टच करने की जरूरत नहीं, आप केवल इनको मिला लेना, आपका काम हो जाएगा। रफ नोट में आप लिख सकते हो, लास्ट में बोर्ड में एक एक सवाल इसमें से आएगा जो मैं आपको बोर्ड के ऊपर करवा रहा हूँ। बोलो साहब, उदाहरण नंबर 2 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 1.1 का उदाहरण नंबर 2 आपके सामने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया, एक एक चीज़ को आपको समझाने का प्रयास किया। कर सकते हो, समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो पूरा बढ़िया तरीके से। आगे अब कौन सा क्वेश्चन आता है अगली स्लाइड में वो हम लोग करेंगे, तो बढ़िया तरीके से इसको करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं कोई नया क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में 3 संख्याएं, संख्या 6, 72 और 120। इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम का भी उदाहरण नंबर 2 हमने किया था, उदाहरण नंबर करते हैं 4। और इस उदाहरण से आपके और एचसीएफ और एलसीएम के हाईएस्ट आपके पूरे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। चलिए साहब इसको करते हैं। तो पहले तो आप लोग लिखोगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, बिल्कुल जो भी बातें होती है सारी की सारी आपको लिखनी है बढ़िया तरीके से। आप कौन सी विधि लगा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम विधि लगाएंगे आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि लगा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब 3 संख्या है तो तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। 6 का तभी हमने किया था, 72 और 120 का भी कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है साहब, तो ध्यान देना इधर। तो पहले हम लोग करेंगे 6 का। तो 6 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। और 3 में 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करेंगे 72 की, तो 72 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 2 का भाग देने का मतलब संख्या का आधा कर दो। तो 72 का आधा कितना हो गया, 36। 36 में भी पीछे 6, तो वापस किसका भाग जाएगा, 2 का। कितना आ गया, 18। 18 में पीछे 8 है तो वापस 2 का भाग जाएगा, तो ये गया 2 का भाग। कितनी बार गया गुरुजी, तो 9 बार गया। और 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का। कितनी बार गया, 3 बार। और 3 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। ये हमने 72 के अभाज्य गुणनखंड कर दी। इसके बाद गुणनखंड की बारी आएगी 120 की। किसकी, 120 की। 0 है तो 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया, 60 बार। वापिस 0 है तो 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया, 30 बार। वापिस 0 है तो 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया, 15 बार। 15 में 3 का जा रहा देख लो, 1 और 5 6 हो रहे हैं, 6 में 3 का भाग जाता 3 बार जाएगा। और कितनी बार गया, 5 बार। और 5 में 5 का भाग 1 बार। कितनी बार गया, 5 का 5 में भाग 1 बार। तो हमारे पास साहब, आप इस संख्याओं को नीचे लिखना, मैं साइड में लिख देता हूँ। नीचे लिखना, इसके सारी बातें नीचे होती, मैं साइड में लिख रहा हूँ। ये जो हमारे पास 6 आया है, 6 को लिखने का तरीका हो जाएगा 2 की घात 1, 3 की घात 1।
ठीक है। 72 को लिखने का तरीका कितना, 2 कितनी बार आया, 1 2 और 3, तो 2 की घात कितनी 3 गुणा 3 की घात कितनी 1 और 2, तो 3 की घात कितनी 2। फिर बात करेंगे 120 की। 120 का मतलब 2 की घात कितनी 1 2 और 3, 2 की घात कितनी 3 गुणा में 3 की घात कितनी 1 और 5 की घात कितनी 1। ये हमने पहला स्टेप अपना लिया है जिसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने से पहले उन संख्याओं के आपको चाहिए अभाज्य गुणनखंड। क्या चाहिए साहब, अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड आपके सामने तैयार है। ये सारी बातें नीचे लिखनी, हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना, मेरे साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे चीजें समझानी। अब मुझे साहब इनका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ, आप लिखोगे अतः एचसीएफ किस किस का एचसीएफ 6,72 तथा 120 का एचसीएफ निकालना है। फिर मुझे निकालना है इनका एलसीएम किसका 6,72 तथा 120 का, इनको निकाल देते हैं साहब, कोई समस्या नहीं। अब एचसीएफ का मतलब अभी क्या बताया था, एचसीएफ का मतलब बताया था ऐसी संख्या जो तीनों में दिखाई देनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब यहाँ 3 संख्या तीनों में दिखाई देनी चाहिए। तो देखो 2 इधर भी है, घात को मत देखो भी, आप संख्या देखो केवल, 2 इधर भी है 2 इधर भी है 2 इधर भी, तो कौन कॉमन आ गई 2, लेकिन एक 3 भी कॉमन है, 1 यहाँ पर बिल्कुल 3 कॉमन, और गुणा का चिन्ह आएगा 2 संख्याओं के बीच में, तो 2 गुणा 3 आपने लिख दी। ठीक है। अब यहाँ पर एचसीएफ में क्या बोला था साहब, सबसे छोटी घात, तो 2 की अब आपके पास ये हो गया क्योंकि 2 तो कॉमन तो ले लिया आपने, लेकिन यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 1 है, तो 2 की घात कौन सी लगानी, छोटी वाली, तो 2 की घात कितनी लगेगी 1, न्यूनतम घातांक। 3 की घात यहाँ कितनी 1, यहाँ 3 की घात 2 है, तो 3 की घात लगेगी न्यूनतम, तो गुणा भाग करोगे तो आपको कितना उत्तर दे देंगे 6 उत्तर दे देंगे, क्योंकि 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 की घात 1 का मतलब 3, 2 को 3 से गुणा करोगे 6 उत्तर आ जाएगा। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम का मतलब जो संख्याएं सब आई है, 2 भी आई है 3 भी आई है और 5 भी आई, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। अब एलसीएम में उल्टा होता है, एचसीएम में छोटी घात ली है तो एलसीएम में बड़ी वाली घात लेनी है, तो एलसीएम में कौन सी घात लेनी है 2 की घात 3, कितनी लेनी है 2 की घात 3, 3 की घात 1 है 3 की घात 2 है, तो ज्यादा कितनी है 2, और 5 की वैसे भी 1 ही आई, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, 5 की घात 1 का मतलब होता है 5, 9 को 5 से गुणा करोगे 45, 45 को 8 से गुणा करोगे 360, क्या उत्तर आ जाएगा 360। ये सवाल खत्म। अगर आप लोगों ने इन 2 सवालों को अच्छी तरीके से समझ लिया, एचसीएफ और एलसीएम ऐसे ज्ञात होता है, जब संख्याएं आती है उनका पहले अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको घातों के रूप में लिखा जाता है। एचसीएफ का मतलब ऐसी संख्या जो 2 संख्याएं तो दोनों में कॉमन हो, 3 है तो तीनों में कॉमन हो, कॉमन संख्या ली उसकी न्यूनतम घातांक आपको लेनी है, छोटे वाली घात लगा के गुणा भाग करोगे एचसीएफ निकल जाएगा। एलसीएम ऐसी संख्या है जो तीनों में क्या क्या काम आई वो ले लो, और एलसीएम उस संख्या की जो आपने तीनों संख्याएं ली है उसकी अधिकतम हाईएस्ट घात आपको लगानी है, गुणा भाग करोगे एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम का केवल और केवल फंडामेंटल्स दिमाग में ये याद रखना है कि एचसीएफ ऐसे निकलता है, एलसीएम ऐसे निकलता है, एचसीएफ ऐसे निकलता है, एलसीएम ऐसे निकलता है, उसके अलावा कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अब ऐसे में एचसीएफ और एलसीएम का कितने क्वेश्चंस करवा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन एक क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझना है, इसीलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया है। इन दोनों एग्जाम्पल से दुनिया की कोई संख्या आपके सामने आएगी, आप एचसीएफ और एलसीएम का केवल जब दिमाग में फॉर्मेट याद रखेंगे, हाँ ऐसे हो रहा है, तो चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा, वरना बार बार सेम क्वेश्चंस को करना कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब आपको ज़्यादा रिवीजन करना है तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर स्टार लगाओ जिसको मिलाने से आपके चैप्टर के बारे में आपका पूरा वापस रिवीजन हो जाए, वही मैं आपके सामने वन शॉट लेके आया हूँ। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 4। पर्पज ये है कि संख्याएं कोई भी आ सकती है, मैथमेटिक्स में नंबर्स का यहाँ कोई ऐसा नहीं है, बाकी एग्जाम में सेम टू सेम ही नंबर आते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाए संख्याएं चेंज हो जाए। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम का प्रोसेस यही होता है कि कॉमन संख्या की न्यूनतम घातांक लेनी है, सभी संख्याओं की अधिकतम घातांक लेनी है, प्रोसेस के हिसाब से चलना है। बाकी प्रोसेस अच्छा होगा तो नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, कोई समस्या है ही नहीं। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल जो आपको बताया ना, ये एग्जाम्पल बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, अक्सर एग्जाम में आता है। इससे क्या होता है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं एचसीएफ और एलसीएम के। तो ये मैंने आपको उदाहरण नंबर 4 भी करवा दी।
सोच रहा हूँ एक आधा एचसीएफ और एलसीएम का एक और करवा दूँ, क्योंकि अभी 1.1 में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसके कौन कौन से क्वेश्चन करवाना उनको मैं बताता हूँ। बाकी ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, आप लोग आराम से कर सकते हो। आराम से 1.1 के 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है उनको मैंने बताया है। अब कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपके सामने अगली स्लाइड में लेकर हाजिर होता हूँ। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में शायद मुझे लगता है इनके अलावा ज़्यादा बातें बताने की अब जरूरत होनी नहीं चाहिए, इनके अलावा बातें बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। आप आराम से इनको कर सकते हो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। आप आराम से एचसीएफ और एलसीएम का केवल और केवल कंसेप्ट दिमाग में रखो कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। ले सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से आप लोग। बुक से मैंने सिंपल वे में करो, बुक ने सीधा करने की कोशिश की, बढ़िया तरीके से ये करना है। ये जितनी बातें सारी की सारी नीचे लेके आनी। एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 में से 2 नंबर आपको मिलेंगे गारंटी में। जितनी बातें बताया बाजी गुणनखंड विधि से, मैं यहाँ पर रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, मैं रिवीजन के साथ साथ में एग्जाम में लिखना कैसे होता वो भी समझाऊंगा आपको। मैं जैसे बता रहा हूँ ना उसी हैंड राइटिंग से, उसी अच्छी तरीके से। बच्चे क्या कर देते हैं, अब बाजी गुणनखंड विधि से लिखते ही नहीं, लेकिन हर चीज आपको लिखनी। जब आप ज्यादा चीजें मेंशन करोगे ना एग्जामिनर को लगेगा वो छोटी मोटी जो आपकी गलतियां होंगी उसको इग्नोर कर देगा, नंबर दे देगा आपको। ठीक है, ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट वगैरह। हम 1.1 प्रश्नावली प्रवेश कर रहे हैं। ये तो मैंने 1.1 से पहले एग्जाम्पल आपको समझाएं कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से इनको करो। अगली स्लाइड में 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस में बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। राजस्थान बोर्ड में पुराने सवालों में आ सकता है। 1 नंबर का कोई पूछ लेगा आपसे, कोई संख्या दे देगा, उसके अभाज्य गुणनखंड करके केवल गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो इसमें 5 सवाल थे, 3 मैंने लिए ताकि मैं आपको बेसिक समझा सकूं क्या है। कुछ नई बातें भी आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी। जैसे सपोज मुझे 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो सबको बताया कि अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल है कि 140 में मुझे किसका भाग लगाना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, अगर किसी संख्या के पीछे 0 दिखाई दे रहा है, या 2 दिखाई दे रहा है, या 4 दिखाई दे रहा है, या 6 दिखाई दे रहा है, या 8 दिखाई दे रहा है, उसमें डायरेक्ट 2 का भाग लगाओ। तो पहला काम है 2 का भाग लगाना। तो 2 का भाग 140 में कितनी बार जाता है, 70 बार जाता है कम से कम, ये तो पता है। वापिस 0 आ गया, इसका मतलब वापिस 2 का भाग जाएगा। और 70 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 35 बार। अब 35 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 आ गया। तो हम 3 का चेक करेंगे। 3 के लिए क्या होता है, दोनों अंकों को जोड़ना होता है। तो 5 और 3 होते हैं 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 35 में भी 3 का नहीं जाएगा। 4 का चेक करने की जरूरत है नहीं, सीधा 5 है क्योंकि संख्या के 5 है, तो 5 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 5 का भाग। तो 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार। और 7 में किसका भाग जाता है, 7 का भाग जाता है। 7 में किसका भाग जाता है, 7 का भाग जाता है। आप लिख सकते हो अतः जो 140 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा में 5 की घात 1 7 की घात 1। ये इन संख्याओं के अभाज्य गुणनफल को हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया। चाहे 140 को ऐसे लिखो, चाहे 140 को ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार से आप लोग लिख सकते हो गया आपके सामने, सिंपल सा सवाल था। दूसरे सवाल की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे सवाल में है 156। कितना है, 156। तो 156 में भी 2 का भाग जाएगा क्योंकि 6 दिखाई दे रहा है। तो 2 का भाग 15 में जाता है 7 बार। 14 हो गया, 1 बचेगा, 16 होगा, 8 दूनी 16, 78 बार गया, बिल्कुल गया। वापिस 2 का भाग जा रहा है, ध्यान रखना। वापिस 2 का भाग जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, 39 हो गया। अब 39 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का चेक करते हैं। तो 9 और 3 कितने होते हैं, 12। इसका मतलब 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो 39 में भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 13। और कुछ संख्या मैं बोल देता हूँ, देखो जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 5 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23। इनमें खुद का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्या होती। तो 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा। और आप लिख सकते हो अतः ये जो 156 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और 3 की घात 1 और 13 की घात कितनी लिख सकता हूँ, 1। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। बात करते हैं 3825 की। किसकी बात करते हैं, 3825 की। इसमें किसका भाग जाएगा उसको देख लेते हैं। तो 3825 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि 0 2 4 6 8 आया नहीं, तो नहीं जाएगा। पहले 3 का चेक करते हैं। 3 के लिए इन अंकों को जोड़ना होता है। तो 3 और 8 हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए, 13, 13 और 5 कितने हो गए, 18। क्या 18 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और इसमें जाएगा देखो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 7 बार,
और एक बार, फिर 22 हो गया और फिर 5 बार। अब वापस 3 का और चेक करना पड़ेगा। 2 का मत करना, 2 पीछे निकल गया मतलब निकल गया। तो 2 और 1 3, 3 और 7 कितने होते हैं? 3 और 7 कितने होते हैं? 10। 10 और 5 हो गए 15, बिल्कुल जा रहा 3 का भाग। तो 3 का भाग जाएगा 4 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार। भाग तो देना आता होगा आपको, बिल्कुल। वापिस 3 का चेक करेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 5 कितना होता है? 11। 11 में 3 का नहीं जाता, इसका मतलब 3 का नहीं जाएगा, 5 है तो इसका भाग जाएगा 5 का। तो कितनी बार? 8 पंजे 40 हो गया और फिर 5 बार 85। 85 वापिस 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 17 बार। और अभी मैंने बोला था 17 का मतलब 17 का भाग जाएगा एक बार। आप लिखेंगे अतः ये जो 3825 आपके सामने आया है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1। 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 2, ये हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया है। लेकिन अगर इस सवाल में कोई पूछ ले कि 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर इसकी घातों का योग कितना होगा, क्या पूछ ले आपसे? घातों का क्या पूछ ले आपसे? योग पूछ ले। तो घातों का योग मतलब नंबर की घात देख लो। तो यहाँ पर 2 है, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो घातों का योग अगर आपसे कोई पूछे तो कितना जवाब देना आपको? 4। 156 के अभाज्य गुणनखंड में अगर आपसे कोई क्या पूछ ले, घातों का क्या पूछ ले आपसे? योग पूछ ले। तो यहाँ पर भी घातों का योग कितना है साहब? 4 है। ये मैं नई चीज बता रहा हूँ जो राजस्थान बोर्ड में पीछे आई हुई। घातों का योग मतलब 2 और 1 3, 3 1 4। और अगर इधर कोई आपसे घातों का योग पूछ ले, क्या पूछ ले? घातों का अगर आपसे योग पूछ ले तो घातों का योग देखो, 2 और 2 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो इस सवाल में 3825 के जब अभाज्य गुणनखंड आप लोग करेंगे तो यहाँ पर जो घातों का योग आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। घातों का योग जिस भी नंबर के आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं उस नंबर की जो घातें लगा रखी हैं, जो गुणनखंड करने में उन घातों को जोड़ दो, वही घातों का योग है। राजस्थान बोर्ड में पुराने पेपर में सवाल आ रखे हैं। जब हम राजस्थान बोर्ड के PYQ करेंगे ना, उस समय मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने यहाँ पर आपको चीज़ पढ़ाई थी, उस चीज़ को वहाँ मेंशन करूंगा, फिर आपके दिमाग में आएगी हाँ साहब सर ने बताई तो थी। तो ये 1.1 का एक प्यारा सा सवाल है, जो पहला सवाल होता है जिसके अभाज्य गुणनखंड करके इनको घातों के रूप में लिखना होता है। कोई एक नंबर सा, एक से नंबर का आपसे पूछ सकता है लघुरात्मक में। तो ये जो बातें हैं आपके सामने मैंने लिख दी, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तो बहुत काम आते हैं सब। क्यों काम आते हैं? क्योंकि बिना अभाज्य गुणनखंड के HCF और LCM नहीं निकलता। बिना अभाज्य गुणनखंड के HCF और LCM निकल सकता है क्या? नहीं निकलता है। तो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? पहले अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग, 3 का भाग, 5 का भाग देना सीखना पड़ेगा। भाजकता के नियम 8वीं क्लास में आते हैं, फिर 9वीं क्लास में आते हैं, फिर 10वीं क्लास में आते हैं। मैंने आज रिवीजन करवाया, मैंने पहले भी आपको बताया। तो थोड़ा सा भाग दीजिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए 3 का भाग इसमें दिया ये कैसा है, तो भाग तो देना आता है। वरना सोचो थोड़ा सा, देखो 3 का 3 में भाग 1 बार गया, फिर 8 में देना, 8 का में भाग गया 2 बार। तो 3 को 2 से गुणा करोगे 6, 8 में से 6 गया, पीछे 2 बचा। 2 के पीछे जब 2 लगाती है 22 हुआ। 3 का भाग 22 में गया, 7 3 21, 7 बार गया तो 22 में से 21 गया, पीछे बचा 1, 1 के पीछे 5 लगा, 5 3 15। मन ही मन ऐसे भाग देना 10th क्लास में। वो जो भाग देने वाला होता है भाग बना के करना, ऐसे एकदम साफ सुथरा काम करना। बोर्ड के अंदर कोई गुणा भाग जो कर रहे हो साइड में रफ में करना है आपको पीछे पेज में, या ऐसा कहीं कुछ भी नहीं करना। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा का वैसा आपको काम करना। अच्छी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा? आपका रिवीजन हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन होने वाला है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। है क्या किसी भी लाल और लाली को इसमें समस्या? अभी 1.1 में है कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट, उनको करवाते हैं, फिर 1.1 का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। और इसी वीडियो में फिर 1.2 में जो सवाल है सिद्ध करने वाले, एक रूट 2 को कर लेंगे और एक आधा एक और होगा, 2-3 सवाल करके बढ़िया तरीके से आपका वन शॉट बन जाएगा। फिर इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। माइंड में HCF और LCM कैसे निकलता है वो होना चाहिए, बाकी ज़्यादा समस्याएं आपको आएगी नहीं। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपके? ये बताओ, बोलो। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया? बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट सवालों में आपके जो 1.1 प्रश्नावली उसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और आप केवल और केवल 1.1 में मैंने जो भी आपको ये क्वेश्चंस करवाया था पहला और एक छठा कर लें, आपका सफिशिएंट काम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। ऐसे दूसरा और तीसरा HCF और LCM है, आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट करवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने HCF और LCM आपको 2 उदाहरण करवाए थे।
उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 4 में पूरी बातें मैंने आपको बता दी। तो उनका एक प्रोसेस ध्यान होना चाहिए आपको। अब आज ये गुणनखंड करना है, एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है, सफिशिएंट बातें हैं। 1.1 में इक्वेशंस करते हैं, फिर अगली स्लाइड जो होगी वो 1.2 की होगी, √2, √3, √5 जो परिमेय संख्याओं का जो काम होता है उनको एक को हम करेंगे। बढ़िया तरीके से आपके क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और शानदार तरीके से वन शॉट आपके लिए तैयार हो जाएगा। इतनी बातें पढ़नी, इनको पढ़ के चले जाओ, एक नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है छठा, कि व्याख्या करना है कि ये नंबर और ये नंबर भाज्य संख्याएं क्यों। भाज्य संख्याएं क्या होती, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 केस बना के चलेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको 2 भागों में हम लोग लेके चलने वाले हैं। एक तो हम लोग लेंगे आपके केस नंबर फर्स्ट, और केस नंबर फर्स्ट में हम लोग संख्या को मानेंगे। हम लिखेंगे माना, पहले ए मान लो इस संख्या को। ए क्या हो जाएगी आपके 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में क्या हो जाएगी आपके 13 हो जाएगी। इस संख्या को पहले भाज्य संख्या सिद्ध करते हैं। तो थोड़ा अगर आप ध्यान दोगे, जिधर बीच में प्लस का चिन्ह आता है हमेशा 2 घर डिवाइड हो जाते हैं। एक ये घर हो गया और एक ये घर अलग हो गया। प्लस का चिन्ह का मतलब ये घर अलग है और ये घर अलग है। और जब भी ऐसा सवाल आएगा, दोनों जो घर हैं उस घर में एक ऐसी चीज जरूर होगी जो कॉमन होगी, एक समान होगी। क्या होगी, एक समान होगी। जैसे रसोई मान लो, हर घर में होती है रसोई, उस प्रकार से यहाँ पर भी एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ पर भी 13 है, इधर भी है 13। तो इन दोनों संख्याओं में से 13 लेंगे बाहर कॉमन। तो जब यहाँ से 13 कॉमन बाहर लोगे तो इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो, तो 7 का 7, 11 का क्या रहेगा 11 गुणा, और ये 13 हम लोग बाहर ले चुके हैं। तो 13 की जगह कितना बचेगा 1। फिर चिन्ह किसका है, प्लस का। ये 13 बाहर ले लिया तो यहाँ पर भी कितना बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ से ये हो जाएगा a बराबर 13। 7 को 11 से गुणा करोगे 77, 77 को 1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 77। फिर प्लस में क्या हो जाएगा 1। यहाँ से a बराबर ये हो जाएगा 13 गुणा 77, रे कितना हो गया 78। 78 के गुणा में 1 हो सकता है। और ये संख्या ये थी, इसको हमने ये बनाया। यहाँ पर इस संख्या के कितने गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं। और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको कौन सी संख्या बोला जाता है, भाज्य संख्या बोला जाता है। और 2 गुणनखंड वाली को अभाज्य संख्या। पढ़ाए थे ना नोट्स में, थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी। इस हिसाब से चाहो तो 78 को और कर सकते हो। 78 में 2 का भाग भी जाता है, और भी किसी का जाता होगा, तो हमें उससे मतलब नहीं। हम यहाँ ये लिख सकते हैं अतः ये एक भाज्य संख्या है। अतः ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। ये लो सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ माजरा। ऐसे आपको करना है इसको। केस नंबर सेकंड भी बात कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। केस नंबर सेकंड में भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। केस नंबर सेकंड, तो यहाँ पर एक संख्या दूसरी मान लो, माना इस संख्या को b मान लो या x और y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। b बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 5। जैसे ही प्लस का चिन्ह आया हाथ तो हाथ ही कर लो। ये घर अलग और ये घर अलग। क्या ऐसे दोनों घरों में ऐसी कोई संख्या है जो कॉमन है? बिल्कुल ऐसा। इस बार इस घर में क्या कॉमन है, इधर 5 है तो इधर भी क्या है 5। उड़ा लो सब, बाहर ले आओ इसको। जैसे ही बाहर लोगे तो 7 की तो 7 ही बचेगा, 6 की जगह क्या बचेगा 6, 5 की जगह 1। जो संख्या कॉमन लेते हो वहां 1 बच जाता है, क्योंकि 5 का 5 में भाग 1 बार जाता है। फिर आपके पास 4 बचेगा, फिर आपके पास 3 बचेगा, फिर आपके पास 2 बचेगा, फिर आपके पास 1 बचेगा, फिर प्लस इस 5 की जगह कितना बचेगा 1। तो अगर हम लोग b की बात करें तो ये हो जाएगा 5 गुणा, देखो 7 को 6 से गुणा करोगे 42, 42 को 1 से करोगे, इससे करोगे, इससे करो, इससे करो, इससे। तो इस संख्या को अगर आप लोग यहाँ तक गुणा करोगे तो ये गुणा करने पर 1008 आएगी। और फिर प्लस में कितना है 1 है। इसका मतलब b बराबर ये हो जाएगा 5 गुणा 1008 और ये कितना हो गया 1009 और गुणा में कितना है 1। गुणा में कितना है आपके पास
1 है। क्या इस संख्या के भी आपको 2 से अधिक गुणनखंड नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये संख्या कौन सी हो जाएगी? आपके भाज्य संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? आपके भाज्य संख्या हो जाएगी। आप लिखोगे अतः, क्या लिखोगे? अतः ये एक भाज्य संख्या है। अतः ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक क्योंकि इसके 2 से अधिक क्या है? आपके गुणनखंड विद्यमान है। सर मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। 1.1 में जितनी इंपॉर्टेंट बातें 7 सवाल है उसमें से मैंने 2 ही करवाए। आपको अचंभा ये होगा सर दूसरा और तीसरा क्यों नहीं करवाए? तो दूसरे और तीसरे में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, वो आप ज्ञात कर सकते हो। मैंने एचसीएफ और एलसीएम का पैटर्न आपको समझा दिया। क्या समझा दिया? पैटर्न समझा दिया। और पैटर्न के बाहर सवाल नहीं जाएगा। रटने की बजाय आप इसको अगर रट लोगे ना, यहाँ कोई दूसरी संख्या आ गई फिर क्या करोगे? सब रटना नहीं है, केवल चीज़ों को दिमाग में रखना और समझना। राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, इधर उधर भटको मत। घोड़े के बांधा हुआ होता है ना ऐसे कान के, ताकि वो इधर उधर नहीं देख सके, सीधा डायरेक्शन में से देख सके। उस हिसाब से मेहनत आपको करनी है बढ़िया तरीके से। और मेहनत आपके लिए हो रही, आप वीडियो खुद रिकॉर्ड देख लो। कितने बज रहे? 1:15 तो ऑलरेडी होगी। और अभी आधा लेक्चर बना। अभी 1.2 के भी थे, रूट 2, रूट 3, रूट 5 को सिद्ध करवाना है। रूट 2 करवाऊंगा तो रूट 3, रूट 5 भी हो जाएगा। फिर 1-2 सवाल टाइप और है, उनको भी सिद्ध करवाना है। तो आप समय देख लो, 1:15 हो गई है ऑलरेडी, और अभी लेक्चर और टाइम लगेगा। फिर सोच सकते हो ना मेहनत किस लेवल की तरफ से कर रहे हैं हम लोग आपके लिए। हो रही है ना? समय आप देख सकते हो, कोई समस्या नहीं। समय दिखा है मैंने आपको, वैसे नहीं दिन में कर लिया। रात के अभी 1:15 AM हो रखे। ध्यान से देखो आप, ये देखो 1:15 फ्राइडे 27 दिसंबर की बात हो रही है। समय भी तो लग रहा है ना? बताओ कहाँ समस्या आई भाई? काम तो काम के हिसाब से होगा। करोगे या नहीं करोगे? तो 1.1 में बढ़िया तरीके से जितने सवाल हो सकते हैं मैंने बता दिए। दूसरा और तीसरा एचसीएफ और एलसीएम का आप लोग कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस के हिसाब से। एक आधा कोई सवाल उठाओ जो एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट बताएं, उसके ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ो। देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेम टू सेम आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं बीच एनसीईआरटी, तब तो है मजा, वरना है मामला गड़बड़। तो ये आपके सामने साहब 1.1 का पूरा लेखा जोखा है जो मैंने आपके सामने रखा है। 1.1 में मैंने 4 क्वेश्चंस आपको करवाए, 2 एग्जाम्पल करवाए, 2 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट ध्यान रखना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कोई 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, या कोई 1 नंबर में ये इतना ही पूछ ले कि व्याख्या कीजिए ये भाज्य क्यों है, या ये भाज्य क्यों, तो 1 नंबर का आ सकता है अति लघुरात्मक में। उस हिसाब से हमें आपके क्या करनी है? मेहनत करनी। करोगे या नहीं करोगे मेहनत? बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। और 1.1 के सारे कंसेप्ट आपके क्या हो जाने चाहिए? क्लियर हो जाने चाहिए। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर किसी को लेना तो ले सकते हो। और हम लोग अब बढ़ेंगे आगे प्रश्नावली 1.2 के अंदर। आगे हम लोग किस में बढ़ने वाले हैं आपके? अब यहाँ से 1.1 हटेगी और यहाँ पर कितनी आएगी? 1.2 आएगी। कितनी आएगी? 1.2। और 1.2 में जितने भी आपके डाउट हैं, 99% चांसेस 1.2 में से रहते हैं। सवाल सिद्ध करने वाले वो सिद्ध वाले आते हैं, वो है। बाकी मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। 1.2 को बढ़िया तरीके से अगली स्लाइड में करते हैं, पूरा 1 शॉट तैयार करते हैं आपके सामने, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आपके क्या आएंगे? नंबर आएंगे। तो बढ़िया तरीके से इसको करो। अगली स्लाइड में हम लोग करेंगे आपके सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं, भाषा मिक्स हो जाती है। उस भाषा को मिक्स नहीं होने से बचाने के लिए अगली स्लाइड में आपको देखना पड़ेगा। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे आपके जो 1.2 प्रश्नावली है। 1.2 में कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 1.2 में अगर आप लोग समझेंगे तो आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पूछा जाता है। जैसे आपसे एक उदाहरण नंबर 5 में पूछा गया, सिद्ध कीजिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। रूट 3 अपरिमेय संख्या क्यों है साहब? मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाया था तो उसमें यह बोला था कि रूट 3 आपकी एक अपूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि रूट 3 को आप बाहर नहीं निकाल सकते। और अगर आप रूट 3 को बाहर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये आपकी अपूर्ण वर्ग संख्या है। और मैथमेटिक्स में यानी वर्ल्ड में या दुनिया में जितनी भी अपूर्ण वर्ग संख्या है, सारी की सारी कौन सी संख्याएं होती है? आपकी
अपरिमेय संख्या होती, तो वो बात तो हमने वहां सीख ली थी। बट यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये सिद्ध कैसे होगा। इसमें दो पैटर्न बनते हैं, एक तो ये पूर्ण वर्ग वाले, एक जब बीच में प्लस कार, गुणाकार, माइनस कार, भाग का चिन्ह आता है, वो एक और होता है। आपको बोला था ना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना भी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। दो टाइप के हैं, अलग अलग थोड़ी सी लैंग्वेज, जब आप एक दो बार मिलाएंगे इसको तो समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको बेहतरीन तरीके से एक एक चीज बताऊंगा। तो यहाँ पर √3 सिद्ध करना है। √3 अगर आप लोग कर लेते हो तो फिर √2 भी हो जाता है, √5 भी हो जाता है, √6, √7, √8, √9 तो नहीं होगा ना, क्योंकि √9 का मतलब 3 होता है, 3 परिमेय, अपरिमेय नहीं होगी। तो इसका एक पैटर्न फॉलो करना होता है जो आपको ध्यान रखना है, और उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करके आपके आंसर निकालने वाले। तो ध्यान दीजिएगा साहब, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको सबसे पहला काम आपको ये करना है, माना √3 1, माना √3 1 परिमेय संख्या। सबसे पहला काम यह है, जब भी अपरिमेय संख्या बोला जाए तो आपको √3 को कौन सी संख्या मानना है, अपरिमेय। मैं अभी √2, √5 भी इसके अंदर करवा दूंगा। केवल जहां जहां 3 आएगा और वहां √2 वाले में 2 आ जाता है और 5 वाले में क्या आता है, 5 आता है। केवल चेंजेस आपको करने, ठीक है, ये हम लोग करेंगे। और अगर आपकी √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 को किसके रूप में लिखा जाएगा, P/Q के रूप में, ठीक है। जहां P व Q से अभाज्य है तथा Q≠0। ये स्टेप है, थोड़ी बार आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ इस प्रकार से पैटर्न आपको फॉलो करना है। ये आपने कर दिया। अब होगा क्या साहब, अब ये होगा कि इस √3 के बटा में कितना होता है, 1 होता है या नहीं होता है। और मैथमेटिक्स की दुनिया में जब भी बटा में आता है तो वज्र गुणा होता है। तो वज्र गुणा का मतलब ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। जब हम लोग इनको गुणा करवाएंगे, जब मैं 1 को P से करवाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, या मैं काम कर सकता हूं इसको इससे गुणा कर दूं, इसको इससे गुणा कर दूंगा, दिया जाएगा √3Q और बराबर में कितना आ जाएगा, P। इसके बाद में आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। आपको दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करना है। इसके बाद समझते जाएं, धीरे धीरे सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। आप लिखोगे दोनों पक्षों का, क्या लिखने वाले हो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर साहब, वर्ग करने पर। तो वर्ग कैसे होता है दोनों तरफों में, तो ये हो जाएगा आपके पास √3Q का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा P का होल स्क्वायर। √3 का वर्ग करने पर रूट हट जाता है, तो √3 का वर्ग 3 और Q का वर्ग Q² बराबर में हो जाएगा P²। और यहां से हम लोग निकालेंगे Q² बराबर P² बटा में 3। क्या निकालेंगे, Q² P² बटा में 3, और इसको हम लोग देंगे समीकरण संख्या 1। यहां तक हमने ये समझा मेरे लाल और लालियों कि हमने माना √3 एक परिमेय संख्या, √3 को क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया। और √3 अगर परिमेय हो तो उसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P व Q से अभाज्य संख्या। आपको अक्सर से अभाज्य संख्या क्या, अगर दो से अभाज्य संख्या हैं तो उनका केवल और केवल उसमें भाग किसका जाना चाहिए, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा भी कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब उससे अभाज्य नहीं है, वो है आपकी से भाज्य संख्या। तो फिर वज्र गुणा करवाए, इसको इससे करवाए, इसको इससे करवाए, दोनों पक्षों का वर्ग किया, हमारे पास ये आया। तो मैं यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कंक्लूजन कैसे निकलेगा, ये 1 नंबर समीकरण क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास करें। आप लिखोगे चूंकि P² 3 से विभाज्य, P² किससे विभाज्य है, आपके 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य है। भाई P² में 3 का भाग जा रहा है, तो P में भी किसका भाग जाएगा, 3 का। सपोज दैट आपने P का मान कितना ले लिया, एक जगह 3 ले लिया, तो 3 में 3 का भाग जा रहा है, और 3 का स्क्वायर करोगे मतलब P² करोगे तो भी तो 9 आएगा, और 9 में किसका भाग जा रहा है, 3 का। तो अगर किसी संख्या का स्क्वायर उससे विभाजित है
तो उसका बिना स्क्वायर भी क्या होगा, उसमें विभाजन होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो P भी 3 से विभाज्य होने का मतलब P का गुणनखंड कितना आ गया, 3 आ गया। मुझे नहीं लगता मेरे लाल और लालियों को यहां तक कोई समस्या आएगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। और यहां पर आपको एक चीज माननी पड़ेगी, माना इस P की जगह कुछ मानना, P की जगह आपको मानना है C, और जहां C एक वास्तविक संख्या, सारी हमने संख्याएं पढ़ी, C क्या आपकी एक वास्तविक संख्या। आपको सर 3C क्यों माना, 3K मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इसीलिए माना रूट के अंदर 3 है। अगर रूट के अंदर 2 होता तो हम यहाँ P बराबर 2C मानते, रूट के अंदर 5 होता तो यहाँ P बराबर 5C मानते, रूट के अंदर 6 होता तो P बराबर 6C मानते, रूट के अंदर 7 होता तो P बराबर 7C मानते। ये बात आप लोग लिखेंगे, ठीक है। यहां के बाद आपको क्या करना है, ये जो P का मान आपके पास आया है ना, ये मान आपको रखना है समीकरण संख्या 1 में, ठीक है। तो आप लिखोगे P का मान, P का मान समीकरण 1 में, एक दो बार जब आप लोग पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, मेरे दोहराने के बाद साथ साथ करोगे काम, तो गारंटी है मेरी, आप इन सवालों को आराम से कर सकते हैं। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका क्यू स्क्वायर बराबर में, अब सोचो इस P की जगह आपने 3C रख दिया, तो P की जगह आपने रखा 3C, तो 3C का क्या होगा स्क्वायर, और बटा में कितना हो जाएगा 3। समझने का प्रयास करें, इस P की जगह 3C रखा, तो P की जगह 3C आएगा, और P का वर्ग हो रहा, तो इस पूरी संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा। तो ये वर्ग हमने कर दिया, गलती से इसको और इसको काट मत देना, पहले स्क्वायर होगा, तो यहां से क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 का वर्ग कितना 9, C का वर्ग कितना C स्क्वायर, बटा में कितना आएगा 3। 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, तो मैं पहले 3C स्क्वायर लिख देता हूं, 3C स्क्वायर बराबर में आ जाएगा क्यू स्क्वायर, और इसी प्रकार से C स्क्वायर बराबर में आ जाएगा आपके क्यू स्क्वायर बटा में 3। कितना आ जाएगा, बटा में 3 आ जाएगा, और इसको हम लोग देंगे समीकरण संख्या 2। कितना देंगे, समीकरण संख्या 2 देंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आएगी, गुणा भाग हम लोगों ने कर दी। अब जैसो देखो P स्क्वायर में 3 भाग, P स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा था, तो P में भी 3 का भाग जा रहा है। वैसे ही क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य, तो क्यू भी किससे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। क्यू भी किससे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो आपको यहाँ भाषा लिखनी पड़ेगी, आप लिखोगे चूंकि, क्योंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से क्यू भी किससे होगा, 3 से विभाज्य। यहां तक आपको क्या करना है, जब भी रूट 2 फिक्स है, या तो रूट 2 पूछेगा, या रूट 3 पूछेगा, या पूछेगा रूट 5, तो जब भी ऐसा सवाल पूछे फिक्स पैटर्न है, यहां तक तो आपको पहुंचना पड़ेगा, मतलब पहुंचना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये करना है, इसके बाद वज्र गुणा करवाना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। करते करते पहले क्यू स्क्वायर का मान P स्क्वायर बट्टा 3, रूट 2 होगा तो यहाँ 2 आएगा, रूट 5 होगा तो यहाँ 5 होगा। P स्क्वायर 3 से विभाज्य, तो P भी 3 से विभाज्य होगा। इस पहले वाले समीकरण में इस P की जगह 3C मानना है, रूट 2 होता तो 2C मानते, रूट 5 होता तो 5C मानते। ये P का मान समीकरण 1 में रखोगे, गुणा भाग करोगे, तो C स्क्वायर का मान क्यू स्क्वायर बटा 3 आएगा। तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्यू भी किससे विभाज्य है, 3 से। मुझे एक बात बताओ आप लोग, आप इस समीकरण 1 और 2 से अगर ध्यान से देखोगे, तो P और Q में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, 3 है। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर P और Q से अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो साहब 1 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 1। आप लिखोगे चूंकि, अब भाषा है केवल जो हर बार सवालों के अंदर फिक्स आएगी, ठीक है। आप लोग लिखोगे क्या, आप लिखोगे चूंकि, लिखोगे समीकरण 1 वे, चूंकि समीकरण 1 वे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि P व Q का
P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, 3 है। अतः हमने जो माना है, अतः हमने जो माना है वे अवधारणा गलत है, वे अवधारणा गलत है। हमने क्या माना था भाई, P और Q सहअभाज्य संख्या, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। यहाँ तो एक के अलावा एक तो हर बार ही होता, 3 और हो गया, इसका हमने परी में गलत माना। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ये लो साहब, इतना आपको काम करना है, चाहे कितने नंबर का है। राजस्थान बोर्ड में 2 नंबर का आता है, किसी में बड़े नंबर का आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने नंबर का भी आएगा, अगर सिद्ध करना आपसे बोलेगा तो आपको इस पूरे प्रोसेस को चलाना पड़ेगा। और जब आप इस पूरे प्रोसेस को चलाएंगे तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नंबर कट सकते हैं। मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है। हाँ, मुझे पता आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। √2, √3 और √5 का यही पैटर्न होता है। अभी मैं √2 भी आपको बता दूंगा, √5 भी इसके अंदर बता दूंगा, ताकि क्लियर हो। कुछ नई चीज़ें सोचने के लिए हम लोग मिले, और ज़्यादा चेंजेज नहीं करना है सर। ज़्यादा इस सवालों में कहीं पर भी चेंजेज नहीं करना है। जहाँ पर चेंजेज करना होगा वहाँ मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे देखो, एक तो यहाँ चेंज होगा, एक इसकी जगह चेंज होगा, एक यहाँ चेंज होगा इनके अंदर, ठीक है। और जहाँ चेंज होगा वहाँ मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, एक यहाँ चेंज होगा, और ज़्यादा कुछ भी चेंजेज नहीं होगा मान के चलिए। और यहाँ पर तो है ही, वैसे भी ये तो है ही। मैं आपको भी बताऊंगा √2 और √3 का, लेकिन आपको ये प्रोसेस करना है। 2-3 बार आप मिलाएंगे, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरी गारंटी ये दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा और आप इजी वे में काम कर पाएंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। क्या होता है कि वो जो प्लस माइनस के बीच में चिन्ह आते हैं, उनका पूरा ही मेथड अलग होता है, इसका पूरा मेथड अलग है। √2, √3, √5 के आपको कन्फर्म याद होने चाहिए। इस हिसाब से स्टेप चलेंगे, इस हिसाब से नहीं चलेंगे। कंप्लीट चीज़ें याद होनी चाहिए किसी भी हालत में। अगर याद नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है, वरना इस बात को ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, हर चीज़ को आपको लिखते जाना है। तो उम्मीद है √3 जो आपके उदाहरण नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, मैंने किताब से बेहतरीन तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको बताया है। अभी मैं √2 बताता हूँ, फिर √5 बताता हूँ, फिर ये हो जाएगा। फिर 1-2 सवाल और मुझे और बताने जो अलग टाइप वाले, जिसके अंदर प्लस का चिन्ह आएगा। अभी कोई बीच में प्लस का चिन्ह नहीं। अगला सिद्ध करना पूछ सकता है 6 + √3, तो 6 एक परिमेय संख्या, √3 एक परिमेय संख्या। एक परिमेय और एक परिमेय संख्या का जब योग किया जाता है, जब जोड़ा जाता है, तो ये परिमेय संख्या आती। तो उस हिसाब से आपको काम करके जाना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बढ़िया तरीके से इसको लिख सकते हैं, और शानदार तरीके से मैंने इसको सवाल को समझाने की कोशिश की और आपके सामने रिप्रेजेंटेशन किया है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपका 30% नॉलेज है तो आपको 70% प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर अच्छे मार्क्स आते हैं, वरना मार्क्स कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मार्क्स कट जाते हैं। और मार्क्स कटने के लिए आपको एग्जामिनर को मौका ही नहीं देना, तो कटेंगे कैसे? ठीक है, तो ये है सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। तो आपको पूरा जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखा है वैसा का वैसा यहाँ पर करना है। अब जहाँ पर चेंजेज आपको करने होंगे वहाँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, सवाल के अंदर आपसे पूछ लिया जाए, √3 की जगह आपसे पूछ लेता कि सिद्ध करो आप लोग √2 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान से समझे सब मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं। सवाल ने पूछ लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या, पूरा का पूरा सेम पैटर्न काम आ जाए। कैसे? देखो, पहले लिखना है माना √2 एक परिमेय संख्या। क्या लिखोगे? √2 एक परिमेय संख्या। और अगर √2 परिमेय संख्या तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 2। तो इस 3 की जगह क्या, जहां जहां 3 है वहां 2 लिख दो और बात खत्म। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहां पर वर्ग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? √2 का वर्ग। और √2 का वर्ग होता कितना है? 2 होता है सर। कितना होता है? 2 होता है।
तो गुणा वाला 2 यहाँ कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब देखो पी स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो पी 2 से विभाज्य होगा, तो आप यहाँ लिखोगे क्या, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो पी भी किससे विभाज्य है, 2 से। और यहां पर मानना p बराबर 3c की जगह यहां कितना मानना पड़ेगा आपको, 2c मानना पड़ेगा। तो p का मान समीकरण 1 में रखोगे, तो समीकरण 1 में रखोगे तो थोड़े से चेंजेस यहां पर होने वाले हैं, ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। यहां इस 3c की जगह कितना आएगा, 2c आएगा, और समीकरण 1 में यहां बट्टा में 2 है, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और हल्का फुल्का यहाँ पर चेंजेस होगा, बाकी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं नहीं, ठीक है। यहाँ चेंजेस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ चेंजेस हो जाएगा। जहाँ जहाँ चेंजेस हो रहे हैं वहाँ मैं आपको बता देता हूँ। √2 कर लोगे तो √5 आप आराम से कर सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, c का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर आएगा, बटा में कितना आएगा, 2। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, तो 2c स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर q स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा, 2। तो q स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से, तो q भी किससे विभाज्य होगा, 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, p भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 2 हो गया। अतः हमने जो माना वह अवधारणा गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मेरे लाल और लालियों को यह समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि बाकी जो पैटर्न है ना, बाकी जो प्लस वाला, माइनस वाला, गुणा भाग वाला है, उनके पैटर्न सिंपल है, उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसका छोटा सा पैटर्न होता है, बट ये थोड़ा सा शानदार तरीके से चलने वाला पैटर्न है, जो आपको ध्यान रखना। क्या बातें समझ में आई कि नहीं आई, आपको ये बताओ मुझे। एकदम बेहतरीन तरीके से रूट करवा दिया। अब √5 अगर पूछ लेना, पहला सवाल आपके 1.2 का, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। तो पहले क्या लिखोगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर p बटा q, जहां p व q से अभाज्य है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस q को √5 से गुणा करवाते तो √5q बराबर p, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5q का वर्ग करते तो 5q स्क्वायर, तो 5 गुणा वाला भाग में आता, तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा में 5 आता है। तो आप लिखते p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी किससे विभाज्य होगा, 5 से होगा। माना p बराबर 2c की जगह p बराबर मानते 5c, जहां c एक वास्तविक संख्या, p का मान समीकरण 1 में रखते तो q स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर अपॉन में 5, कट कटा के करते तो c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा में 5 आता। तो q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमने जो माना वो अवधारणा गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। बताओ कोई बात दिक्कत आएगी क्या? ऐसे अगर 6 आ जाए तो जहां जहां 2 है वहां 6 लिख दो, 7 आ जाए जहां जहां है, बाकी सवाल 3 ही बनते हैं, √2, √3 और √5। √2, √3 और √5, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी आपसे। आपको जितनी बातें बोली गई है, एक सवाल दिमाग में रहेगा, एक सवाल की लैंग्वेज दिमाग में रहेगी, एक सवाल का पैटर्न आपके दिमाग में रहेगा। तो आपको केवल और केवल इस दिशा में जाना है। बाकी केवल और केवल जो नंबर चेंज होंगे, उसके अलावा कुछ भी मैथमेटिक्स में चेंज नहीं होता है, सेम होता है। जैसे एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा हमने 1.1 में, अब मैं हजारों सवाल करवा दूं एचसीएफ और एलसीएम के, उसके ऊपर कोई नहीं। मैंने एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट आपको बता दिया, अब आपको हजारों सवाल करने। एक कंसेप्ट समझने के बाद हजारों सवाल हो सकते हैं, ध्यान रखना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये जितने भी सवाल, इसका अगर आपने पैटर्न दिमाग में बिठा लिया, इस हिसाब से ये होगा, पहले ये मानना है, उसके बाद ये वज्र गुणा करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, यहाँ से ये बात आएगी, ये ब्रैकेट बनाना, फिर p बराबर ये मानना है, p का मान समीकरण 1 में रखना, वहां से कुछ और आएगा, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। हमारी अवधारणा गलत है, इससे सीधी होता है, बात खत्म हो जाएगी। ये आपको करना है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और भी बताऊंगा। अभी तो वो दूसरा पैटर्न और बताना है, वो सिंपल पैटर्न होता है, बड़ा सिंपल। उसके अंदर तो एक टेक्निक काम आती है हर सवाल में, सारे के सारे सिंपल वे में हो सकते हैं, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। उम्मीद मैं यही करूंगा कि 1 या 2 सवाल आपको बेहतरीन तरीके से बताऊं। बाकी लगभग 1.2 के जितने भी रिवीजन आपको सवाल करवाने, वो लगभग मैं वहां चेंजेस करवा के आपको लिखवा सकता हूं, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। बोलो सर, है कोई समस्या किसी प्रकार की? आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने लाजवाब तरीके से, ये आपका परमे है 1.2 एक्चुअल में √2 वाला, और √3 आपका उदाहरण नंबर 5 था, और √5 आपका क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 1.2 का। लेकिन मैंने एक मेथड से आपको सारे के सारे नंबर्स का सॉल्यूशंस बता दिया है, और आप इजी वे में उनको कर सकते हो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं।
किसी भी प्रकार की नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी आपसे। बोलो सर, कर सकते हो? तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाऊंगा उदाहरण नंबर 7, जिसके अंदर 3 रूट 2 परिमेय संख्या रूट से आप पूछी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सवाल आता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, उसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चंस भी लगभग मैं आपको बता दूं किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के नहीं। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करेंगे आपके एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो, इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज में हम लोग करते हैं आपके उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में देखो, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 रूट 2 अपरिमेय का मतलब है कि ये एक परिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करवाया जाता है तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आती है, ध्यान रखना। ये मैंने आपको बात बता रखी है। तो इनका पैटर्न कुछ अलग प्रकार से चलेगा, तो देखते हैं किस प्रकार से चलेगा, क्या राम कहानी होने वाली पूरी की पूरी आप लोग बढ़िया तरीके से समझेंगे। पहला काम तो हमेशा वही होता है, माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या। इसका पैटर्न बड़ा छोटा है, ध्यान रखना। माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो 3 रूट 2 को आप लिखेंगे p बटा q के रूप में, और यहां लिखेंगे जहां p व q पूर्णांक संख्या है। ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर, ठीक है। p व q क्या है आपके पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा q नॉट इक्वल टू क्या है 0। पहली बात तो आपको यहां तक समझना पड़ेगा। इसका पूरा पैटर्न अलग चलेगा, अलग हिसाब से आपको इसको चलाना है, तो ध्यान रखना। अब इस प्रकार के पैटर्न में जब भी एक संख्या परिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, मैं मिक्स बता दूं, क्योंकि रूट 2, रूट 3 और रूट 5 पूरा अलग खेल चलता है। उसके अंदर एक इकलौती संख्या आई है, अपूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अलग आपके पास अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणा हो रही है, प्लस हो रही है, या माइनस हो रही है, या भाग हो रही है, तब उनका अलग से ही पैटर्न चलता है। इस बात को ध्यान रखना किस हिसाब से चलेगा। आपको करना क्या है कि ये जो बराबर वाला चिन्ह आपको नजर आ रहा है, इस बराबर के चिन्ह के इधर आपको देखना, इस बराबर के इधर आपको देखना, और इधर केवल रूट वाली संख्या दिखाई देनी चाहिए। क्या दिखाई देनी है? रूट वाली संख्या दिखाई देनी चाहिए। अगर कोई प्लस में दिखाई दे रही तो उसको उधर भेजोगे माइनस हो जाएगी, इधर कोई माइनस की दिखाई दे रही तो उधर जाने पर वो प्लस हो जाएगी, गुणा में दिखाई दे रही तो उधर जाने पर भाग में चली जाएगी। तो यहां पर अगर आपके भाग गुणा में संख्या है, तो अगर मैं यहां पर इस रूट 2 को यहां रखना चाहूं, इस रूट 2 को अगर हमने यहां रखा तो गुणा वाला 3 यहां भाग में आएगा, तो ये बन जाएगा p बटा 3q। सवाल ही खत्म हो गया सर। आप कहोगे सच्ची में सवाल खत्म हो गया? इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? तो इतनी बातें सर। आपको काम ये करना है कि इस बराबर वाले चिन्ह के इधर, इस बराबर वाले चिन्ह के इधर जो भी रूट के अंदर नंबर दिखाई देगा, जो भी रूट के अंदर नंबर दिखाई देगा, जो भी रूट के अंदर अपरिमेय संख्या दिखाई देगी, उसको इधर रखना है। बाकी अगर प्लस में इधर आने पर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में आएगा तो बट्टा में होगा, तो एलसीएम वगैरह लेना, मैं पैटर्न बताऊंगा अभी। लेकिन यहाँ ये गुणा में था, गुणा वाला आ गया भाग में। गुणा वाला क्या आ गया साहब? भाग में आ गया। अब आपको लिखना क्या है? आप लिखोगे चूंकि, थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ सवाल और भी बताना। आप लिखोगे चूंकि p व q पूर्णांक है, अतः अगर p और q पूर्णांक है तो यह संख्या कौन सी होगी? परिमेय। अतः p बटा 3q एक परिमेय संख्या होगी। अतः p बटा 3q एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय होगी भी। परिमेय के बराबर में कौन रह सकता है? परिमेय रह सकता है। अपरिमेय के बराबर में कौन रह सकता है? अपरिमेय रह सकता है। 2 के बराबर में कौन हो सकता है? 2 हो सकता है। 4 के बराबर में 4 हो सकता है। तो परिमेय के बराबर में कौन हो सकता है? परिमेय। अगर ये संख्या परिमेय है तो रूट 2 को भी आप लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। अतः p बटा 3q एक परिमेय संख्या है, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय
संख्या होगी। लेकिन गुरुजी अभी तो आपने सिद्ध करवाया √2 कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अभी आप ये लिख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है लाल और लालियों, अगर परिमेय आपने ये बोल दिया है उधर वाली संख्या को, तो इधर वाली आपको परिमेय बोलनी पड़ेगी। हम रीजन ये लिख देंगे परिमेय होगी, लेकिन रीजन क्या लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम तो ये जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या, सिद्ध किया भाई, इतने दिन तो जाना था, आज की क्लास में हमने सिद्ध कर दिया √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अगर √2 अपरिमेय संख्या, तो ये भी अपरिमेय होगी, ये भी अपरिमेय होगी, लेकिन हमने तो इसको क्या माना है, परिमेय माना है। आप लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, अतः हमने जो अवधारणा मानी है, वे गलत है। वे क्या है, गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बात खत्म। उससे ज्यादा सिंपल है सर, उससे ज्यादा सिंपल है। ये आपको थोड़ा सा पैटर्न ध्यान रखना है जो आपको काम दिलाएगा और अच्छे मार्क्स आपको लाने में मदद करेगा। कुछ इतना सा सिंपल सा काम है जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। जो भी संख्या आपको एक परिमेय और ऐसा गुणा भाग का रखा है उसको पहले परिमेय मानो, ऐसे मानोगे तो ये सारी बातें आपने लिख दी। फिर इधर रूट की होनी चाहिए, बाकी सब इधर भेजनी है। प्लस वाली माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, और गुणा वाली कहाँ आ जाती है, भाग में आ जाती। इधर रूट की संख्या दिखाई देती, उसके ऊपर बॉक्स बना दो, बात खत्म। आप लिखोगे क्योंकि p व q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, इसका मतलब p/3q एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये परिमेय है तो परिमेय के बराबर में कौन रह सकती है, परिमेय रह सकती है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √2 तो अपरिमेय है, अभी सिद्ध किया आज की क्लास में। √2 अपरिमेय संख्या है, तो अगर ये √2 अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगी, ये भी अपरिमेय होगी, क्योंकि अपरिमेय के बराबर में कौन रह सकता है, अपरिमेय रह सकता है। इसका मतलब हमने परिमेय गलत माना है, अतः हमने जो अवधारणा मानी है वे क्या है, गलत है। और इससे सिद्ध होता है कि 3√2 कौन सी संख्या साहब, एक अपरिमेय संख्या। क्या आपको संख्याएं जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का कॉम्बिनेशन जब साथ में आता है, प्लस माइनस गुणा भाग का, इसको करने का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे तो एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में छप गया होगा ये। एक दो सवाल और बताऊंगा अभी इसके, हाथों हाथ यहीं करके बता देता हूँ। उदाहरण नंबर 6 है, किस प्रकार का, केवल थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर कुछ ऐसा हो तो रहा है जिसको हमें करना चाहिए था। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, कहाँ चेंजेस होगा। अगर नीचे यहाँ भाषा में देखोगे तो यहाँ संख्या चेंज करनी है, एक आपको यहाँ संख्या चेंज करनी है, एक आपको यहाँ संख्या चेंज करनी है, और एक जहाँ आप सिद्ध करोगे यहाँ आपको संख्या चेंज करनी है। इसके अलावा ज़्यादा कोई चेंजेस आपको करने नहीं है किसी भी प्रकार के। आप आराम से इसको देख सकते हो, आराम से आप समझ सकते हो, इससे सिंपल मेथड कहीं बना नहीं है। और एक ये जो बॉक्स बनेगा, बॉक्स तब बनेगा जब इधर केवल बराबर के रूट वाली संख्या होगी, √2, √3 या √5। √2, √3 या √5 इधर आपको दिखाई देनी चाहिए। बाकी उधर कुछ भी है बराबर के, उधर चाहे प्लस में तो पकड़ के इधर लाओ वो माइनस में हो जाएगी, उधर माइनस में पकड़ के इधर लाओ प्लस में हो जाएगी, उधर गुणा में है पकड़ के लाओ इधर भाग में आ जाएगी। ये काम आपको प्रोसेस आपको चलाना है, आप आराम से देखो इसको। अब देखो, हमने अभी प्रोसेस तो समझ लिया कि जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जब कॉम्बिनेशन आता है, प्लस माइनस गुणा भाग में आता है, तो उसका पैटर्न कैसे काम करता है। उन्हीं सवालों को कुछ और आपको बताता हूं। जैसे उदाहरण नंबर 6 भी मैंने साथ में ले लिया, बाकी एक समझाने के बाद आप सारे सवाल कर सकते हो, लेकिन आपका रिविजन हो जाएगा। 10 मिनट आपको लगेंगे, मैं सारे सवाल ऊपर से आपको समझा देता हूँ इस पैटर्न के कम से कम। जैसे √2, √3, √5 पूरे समझाए थे, वैसे यहाँ पर भी आपको समझाए। उदाहरण नंबर 6 क्या बोल रहा है,
सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। तो देखो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन आया कि नहीं आया भाई। 5 एक परिमेय संख्या, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, इनके बीच में माइनस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम करेंगे क्या साहब, यहाँ पर यहाँ हमारा एक ही टारगेट होगा। पहला काम होगा माना, इस संख्या को मिटाएंगे, इस संख्या को क्या मानेंगे 5 माइनस रूट 3, क्या मानेंगे 5 माइनस रूट 3 हम लोग मान लेंगे। और इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है, तो मैं जो भी ये बॉक्सेज में बातें हैं उनको मिटा देता हूँ, जो भी ये बॉक्सेज में बातें हैं उनको मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे केवल और केवल इन बॉक्सेज में नंबर चेंज करने, बाकी कहीं पर भी नंबर चेंज करने की जरूरत होगी नहीं। तो हमने मान लिया 5 माइनस रूट 3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 5 माइनस रूट 3 को आप पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। एक बात आपको मैं स्पेशल बता दूं, रूट कोई वाली संख्या माइनस में नहीं हो सकती, तो रूट को प्लस बनाना, तो प्लस बनाने का एक तरीका ये हो सकता है कि इस रूट 3 को आप ले जाओ उधर और इस संख्या को ले आओ इधर, तो कुछ बनेगा क्या आपके पास, यहां से बनेगा। देखो 5 की जगह तो 5 ही है, छेड़ा भी नहीं। पी बटा क्यू प्लस का है, इधर आने पर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर में कितना है रूट 3 हो सकता है। अब एक बात बताओ, हम जो चाहते थे बराबर के इधर रूट 3 तो आ गया, लेकिन इसके बटा में कितना है, 1 है। तो 1 और क्यू का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, क्यू आएगा। भाई इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 का भाग क्यू में क्यू बार, क्यू को 5 से गुणा करोगे दिया आएगा 5 क्यू, माइनस क्यू का क्यू में भाग 1 बार, 1 को पी से गुणा करोगे पी, और बराबर में क्या आ गया रूट 3। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि रूट 3 को पहले लिख दिया और फिर आपने लिख दिया 5 क्यू माइनस का पी बटा में कितना लिख दिया क्यू, बात खत्म, कहानी खत्म होगी। में सोच के देख लो आप लोग। हमने क्या किया, इस सवाल को और लेने की कोशिश की है कि ये कॉम्बिनेशंस वाले हम लोग पढ़ रहे हैं। माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू, जहां पी व क्यू पूर्णांक संख्या है और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमने इस रूट 3 को प्लस बनाने की कोशिश की, तो प्लस बनाने के लिए इधर ले, इसको लाया इधर, तो प्लस वाली इधर आई माइनस की, माइनस वाली आई इधर प्लस की। तो जब भी बटा में आता है तो एलसीएम लिया जाता है बटा को सॉल्यूशंस करने के लिए। तो यहाँ 5 बटा 1 है, यहाँ पी बटा क्यू है, तो 1 और क्यू का एलसीएम आएगा क्यू, 1 का भाग क्यू में क्यू बार जाएगा, क्यू को 5 से गुणा करोगे 5 क्यू, फिर माइनस का चिन्ह, क्यू का क्यू में भाग 1 बार, 1 को पी से गुणा करोगे पी, बराबर रूट 3। तो रूट 3 को पहले लिखा, बाकी बाद में लिख दिया। और हमने यही तो समझा था कि इस बराबर के इधर की साइड में केवल रूट वाली संख्या होनी चाहिए। अब आप लोग क्या लिखोगे, आप लिखोगे चूंकि p व q पूर्णांक है, अगर p और q पूर्णांक है तो पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। तो यहां से हो जाएगा 5q माइनस का p बटा में q, एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये परिमेय संख्या तो बराबर वाली भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि हमने तो उदाहरण यही समझा था, उदाहरण नंबर 5 यही समझा था कि रूट 3 कौन सी संख्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या। इससे अतः हमने जो माना वो अवधारणा गलत है, अतः हमने जो अवधारणा मानी वो गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। बोलो मेरे लाल और लालियों को उदाहरण नंबर 6 समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि बच्चों की अंतरात्माएं काम जाती इन सवालों करने के लिए, और बोर्ड में 99% सवाल इसका ही आता है, फिक्स पैटर्न है, कोई रोकने वाला नहीं इसको। तो मैं फटाफट इनको बता देता हूँ सारे के सारे, कोई समस्या नहीं। 4 सवाल हो रहे हैं अभी, 1.2 में टोटल 3 सवाल हैं। 3 में पहला तो मैंने रूट 5 करवा दी, फिर दूसरा है, फिर तीसरे के अंदर 3 भाग है। फटाफट में इनको केवल और केवल शॉर्टकट में आपको बता दूंगा, तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं। एक सवाल मैंने जो आपको था वो बेहतरीन तरीके से समझा दिया, बेहतरीन तरीके से मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कोशिश की है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप आराम से इसको देख सकते हो। आगे 1.2 में कौन सा करवाना वो मैं आपको भी बताता हूं, और 1.2 में भी एक दूसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है जो आपको मुझे करवाना चाहिए। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार का पैटर्न आपको फॉलो करना अच्छी तरीके से, और एक एक चीज को आपको समझना। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके 1.2 का पहला क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चंस होने के बाद ये जो हमने वन शॉट शुरू किया था घंटे भर का, इस वन शॉट में पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का हमने एकदम ऊपर से लेकर
नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा जीरो से लेकर हीरो तक की सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने क्वेश्चंस बताए उनको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो, आपके बोर्ड में एक भी मार्क्स आपके कटेगा नहीं। एक हमने वन शॉट बनाया था थ्योरी का, एक हमने फिर उसी दिन लाइव क्लास ली थी MCQ छोटे वाले क्वेश्चंस की, और फिर एक क्लास आपके सामने ये आई है। 3 क्लासों में इस चैप्टर के 4 नंबर आपके पूरे के पूरे हो जाएंगे। इससे बेहतरीन तरीके से कोई रिवीजन नहीं हो सकता, ये मेरे को पता है। मैंने कितनी मेहनत की आप लोगों के लिए, इस बात को ध्यान रखना। तो सवाल पहला कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखना ना। आपके 1.2 का कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमें पढ़ना है। तो यही बात आपको, अगर ये देख लो, जब भी प्लस माइनस में चिन्ह आएगा तो इसके पहले आप लिखोगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो फिर 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 √2 5 को आप लोग P/Q के रूप में लिखेंगे। मैंने आपको इस सवाल को करने के लिए एक ही पैटर्न समझाया, लाल और लालियों। समझने का प्रयास ये करना कि मुझे केवल और केवल इस नंबर से मतलब है, मुझे केवल और केवल इस नंबर से मतलब है। तो इस नंबर से मतलब है तो मुझे इस बराबर के साइड में ये नंबर चाहिए। तो गुणा वाला भाग में जाएगा, लेकिन पहले प्लस वाला उधर जाएगा माइनस का। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने बनेगा कि 2 √5 बराबर ये बनेगा आपके P/Q। ये प्लस का 3 इधर आने पर किसका हो जाएगा? माइनस का 3। प्लस का 3 इधर आने पर किसका हो जाएगा? माइनस का 3। और अभी सीधा जाएगा नहीं, क्योंकि पहले LCM लेना होता है जब भी बटा में आता है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 √5 बराबर इस Q और 1 का LCM वापिस कितना आएगा? Q LCM आएगा। तो Q का Q में भाग एक बार, सेम का सेम में भाग एक बार जाता है, और 1 को P से गुणा करोगे तो P माइनस 1 का भाग Q में Q बार, Q को 3 से गुणा करोगे 3Q। हमने पहले प्लस वाले को इधर भेजा, माइनस का किया, माइनस का होने के बाद बटा में चीजें दिखती LCM लिया, लेकिन मुझे केवल और केवल इस √5 को इधर रखना है, तो गुणा वाला भाग में भेजो। तो यहां से ये हो जाएगा, आप नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूं। तो √5 बराबर ये हो जाएगा P माइनस का 3Q बटा में गुणा वाला 2 भाग में जाकर इससे गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 2Q। ये कितना बन जाएगा? 2Q बन जाएगा। और इसको यहां ब्रैकेट में आप लोगों को बंद करना है। इसको ब्रैकेट में आपको क्या करना है? बंद करना। और इसके बाद कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बराबर के इधर की साइड में केवल और केवल √2 √3 और √5 जो भी सवाल में रखा उसको रखना, बाकी सबको प्लस इधर आएगा, माइनस आने के बाद LCM वगैरह लेना, सारा प्रोसेस आपको चलाना। अब आप लोग लिख सकते हो, चूंकि P व Q पूर्णांक है, तो ये पूरी संख्या P माइनस का 3Q बटा में 2Q, P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये परिमेय है तो √5 भी क्या होगी आपकी? तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये √5 तो हमने सिद्ध किया था पहले सवाल के अंदर, √5 एक आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमने जो माना है अवधारणा गलत है, और इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपकी क्या कहलाएगी? एक अपरिमेय संख्या है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। बोलो सर, है किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सर ये समझ में नहीं आएगा, तो बोलो। आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। किसी भी प्रकार की आप लोग इसको सवाल को सॉल्यूशंस कर सकते हो। मैंने लाजवाब तरीके से आपको एक एक सवाल को इतने बेहतरीन तरीके से, इतने ढंग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है जिसकी कोई हद नहीं। दिमाग में सीधा छप जाना चाहिए, दिमाग में सीधी चीज़ें उतर जानी चाहिए। और हमने जो वन शॉट आपके लिए तैयार किया था, इस वन शॉट का ये आपके आखिरी क्वेश्चंस है जो आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है। इसके अलावा वास्तविक संख्याओं को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वास्तविक संख्याओं में जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, ये 3 लेक्चर देखने के बाद आपको कभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। थ्योरी MCQ वाली लाइव क्लास जो आपने देखी थी, अभी ये जो आपके सामने लेक्चर चल रहा है, इसको इसी प्रकार के सारे चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं कवर अप। वही सेम पैटर्न रहेगा।
एक वीडियो थ्योरी का, एक वीडियो शाम को लाइव क्लास में एमसीक्यू और छोटे वाले क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो, और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का पूरा सार। एनसीईआरटी का सार भी लाना जरूरी है ना, छोटे क्वेश्चंस करवा रहा मतलब नहीं है, एनसीईआरटी का पूरा सार लाना बहुत जरूरी है आपके सामने। जो मैंने आपको एक पहले चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स मैंने बेसिक शुरू किया था आपके लिए, आपको 0 से हीरो लेवल तक लेके गया हूं और बढ़िया तरीके से। इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, भरोसा रखो मेरे ऊपर, अपने ऊपर थोड़ा सा, और थोड़ा सा दिमाग को संतुलित करिए, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करिए कि हाँ जो पढ़ा रहे हैं भरोसा करना पड़ेगा आपको मेरे ऊपर। आप यहाँ आज भरोसा नहीं करोगे, कल दूसरे चैनल पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे, चौथे टीचर के पास जाओगे, पांचों के पास जाओगे, तो एक का पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, पंच टीचर का कब पढ़ लोगे। घबराना नहीं है नया क्वेश्चंस देखकर, मेरे ऊपर भरोसा रखो। जिस दिन मार्च के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का आपके पेपर होगा, उस दिन आप बैठ के, उस दिन जब पेपर आपके हाथ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूं आप मुझे धन्यवाद बोलोगे, थैंक्स बोलोगे मेरे को। धन्यवाद बोलने वाले हो कि सर ने जो जो पढ़ाया सीधी डिट्टो लाइनें छप के आई है, सेम टू सेम लाइनें छप के आई। तो भरोसा रखो, ये हमने जो वन शॉट आपके सामने तैयार किया, 2 जनवरी आज आपके हो गई है। हर 2 दिनों में इसी तरीके से पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम लोग जाने वाले हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी मैथमेटिक्स में मजबूत करने वाला हूँ। इंटरेस्ट आपका जगने वाला है। केवल आपको इतना सा काम करना है कि जितनी चीज़ें पढ़ाऊँ रेगुलर क्लास लेनी है, वीडियो आते ही उसको पूरा देखना है, मन से देखना है कंप्लीट। लाइव क्लास में भी जब आप नोट्स पढ़ के आते हो, लाइव क्लास में जवाब देने का ट्राई करें, सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अपना आंकलन जरूर करें। अगर आप लोग आंकलन नहीं करेंगे तो लास्ट में मामला गड़बड़ हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। टेस्ट आपको देने हैं, प्रैक्टिस आप करिए, डेस और वगैरह जो आपको अच्छा लगता है वो लेके आ जाइए। पुराने सैंपल पेपर करिए, पुराने प्रश्न करिए बोर्ड में आए हुए, मैं आपको करवाऊंगा सारी की सारी आगे चीज़ें, लेकिन तो भी आप लोग करिए, बहुत अच्छी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। शानदार तरीके से हम लोग उस मेहनत की तरफ जा रहे हैं और हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है। 1 जनवरी से मैंने शुरुआत आपके लिए कर दी है, बढ़िया तरीके से करो। और ये आपके वास्तविक संख्या का वन शॉट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपको एक एक चीज समझा दी है शानदार तरीके से। ये अंतिम है, अंतिम। ये आपको इसके अलावा कुछ भी, कभी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, आप ये वन शॉट देख लो, मैं गारंटी लेता हूं इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आज तक आपने चाहे पढ़ाई की है या नहीं की है मुझे पता नहीं, पहली बार अगर आप 1 जनवरी से देख लो, इन 2 महीनों में मैथमेटिक्स में इन वन शॉट से 95 प्लस नंबर आएंगे आपके। कितने नंबर आएंगे? 95 प्लस। जो मैं वन शॉट बना रहा हूं, बेशर्त यह है कि वन शॉट जितना भी हो रहा है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आज तक आपने चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये गारंटी है कि आपके 95 प्लस परसेंटेज मैथमेटिक्स में आ जाएंगे। बाकी मुझे सब्जेक्ट का पता नहीं। ठीक है सर, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। एक लाजवाब सा लेक्चर आपके सामने खत्म हुआ है। शानदार तरीके से हम लोगों ने एक एक लेवल तक हम लोगों ने क्वेश्चन से लेके गए, एक एक बारीकी से मैंने आपको चीज़ें समझाई है और उम्मीद है वीडियो बहुत ज़बरदस्त रहा होगा और एक एक डाउट आपके क्या रहा होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी तरीके से रिविजन करते रहिए। कल मिलेंगे आपके सुबह वाले लेक्चर में, जिसमें आपके चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स की लैंग्वेज लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। कंप्लीट थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, 0 से लेकर हीरो लेवल तक, फिर उसके एमसीक्यू, फिर वापस ही एनसीईआरटी का पूरा सार। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी तरीके से रिविजन करते रहिए। मैं लाऊंगा आपके लिए नया वीडियो, तब तक थैंक यू।